हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो एविडेंस एक्ट की है और यूपी एपीओ 1986 में पूछी गई है पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। अलिखित में ब को अपना कोलकाता स्थित मकान बेचने का करार करता है। क्या कह रहा? अलिखित में ब को अपना कोलकाता स्थित मकान को बेचने का करार करता है। क के पास कोलकाता में कोई मकान नहीं है लेकिन हावड़ा में मकान है जो कि ब के कब्जे में है। क्या इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है कि पक्षकारों का आशय हावड़ा में स्थित मकान को बेचने का था? क्या कह रहा? अलिखित में ब को अपना कोलकाता स्थित मकान बेचने का करार करता है और के पास कोलकाता में कोई मकान नहीं है जबकि हावड़ा में मकान है जो कि ब के कब्जे में है। क्या इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है कि पक्षकारों का आशय हावड़ा में स्थित मकान को बेचने के लिए है था? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कह रहा है। प्रस्तुत समस्या साक्ष्य विधि की धारा 95 के दृष्टांत पर आधारित है। क्या कह रहा है कि साक्ष्य विधि की जो धारा 95 है उसके दृष्टांत पर यह आधारित है। 95 किसी दस्तावेज में अप्रत्यक्ष त्रुटि के बारे में उपबंध किया गया है। क्या कह रहा है कि जो 95 है साक्ष्य विधि की उसमें क्या है कि दस्तावेज में अप्रत्यक्ष त्रुटि के बारे में उपबंध किया गया है। अब अप्रत्यक्ष त्रुटि क्या होती है? तो कह रहा है कि अप्रत्यक्ष त्रुटि वह त्रुटि होती है जो दस्तावेज के देखने से स्पष्ट नहीं होती। क्या कह रहा? अप्रत्यक्ष त्रुटि वह त्रुटि होती है जो दस्तावेज को देखने से स्पष्ट नहीं होती किंतु तब स्पष्ट होती है जब वह दस्तावेज उन मामलों में लागू किया जाता है जिसके बारे में वह है। तो अप्रत्यक्ष त्रुटि को ठीक करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। क्या कह रहा है कि जो अप्रत्यक्ष त्रुटि होती है वह दस्तावेज को देखने से प्रकट नहीं होती किंतु जब वह स्पष्ट होती है किंतु तब स्पष्ट होती है जबकि वह उसे लागू किया जाता है। क्या कह रहा है कि अप्रत्यक्ष त्रुटि एक ऐसी त्रुटि होती है जो सामान्यतः दस्तावेज जब देखा जाता है तो प्रकट नहीं होती लेकिन तब प्रकट होती है जब उसे लागू किया जाता है। उन मामलों में वह विद्यमान मामलों में ठीक रूप से लागू नहीं हो पाती। इस त्रुटि को ठीक करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। धारा 95 के अनुसार जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो किंतु विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन हो। क्या कह रहा है कि दस्तावेज में जो भाषा प्रयुक्त की गई है वह स्पष्ट है किंतु जो है विद्यमान परिस्थितियों के संबंध में वह अर्थहीन हो। तो यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह विशिष्ट भाव में प्रयुक्त की गई थी। क्या कह रहा है कि जब दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट हो किंतु विद्यमान परिस्थितियों के संबंध में वह अर्थहीन हो तो यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह विशिष्ट भाव में प्रयुक्त की गई थी। धारा 95 के इस सिद्धांत पर आधारित है कि गलत वर्णन दस्तावेज को कुलसित नहीं करता। क्या कह रहा है? 95 इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो गलत वर्णन है वह दस्तावेज को कुलसित नहीं करता। धारा 95 उपबंधित करती है कि जब दस्तावेज में प्रयोग की गई भाषा स्पष्ट हो किंतु विद्यमान तत्वों के संबंध में उसका कोई अर्थ नहीं निकालता है तो इस बात का साक्ष्य दिया जाता है कि उसका प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया गया था। क्या कह रहा है कि धारा 95 इस दृष्टांत पर आधारित है कि गलत वर्णन दस्तावेज को कुलसित नहीं करता। धारा 95 में उपबंधित है कि जब दस्तावेज में प्रयोग की गई भाषा स्पष्ट हो किंतु विद्यमान तत्वों के संबंध में उसका अर्थ नहीं निकाला जाता है। इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है कि उसका प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया गया था। प्रस्तुत समस्या में अलिखित में ब को अपना कोलकाता में स्थित मकान बेचने का करार करता है। क के पास कोलकाता में कोई मकान नहीं है लेकिन हावड़ा में मकान है जो कि ब के कब्जे में है। इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है कि पक्षकारों का आशय हावड़ा में स्थित मकान को बेचने का लिए था। प्रस्तुत मामले में धारा 95 के उपबंध लागू होंगे और यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि पक्षकारों का आशय हावड़ा में स्थित मकान को बेचने का था क्योंकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट है अर्थात स्पष्ट है कि अपना मकान ब को बेचने के लिए जो कि कलकत्ता में स्थित है
परंतु जब वह विद्यमान तथ्यों के साथ देखा जाता है तो यह अर्थहीन है, क्योंकि कलकत्ता में अ का कोई मकान नहीं है किंतु उसका मकान हावड़ा में स्थित है। तो यह साक्ष्य दिया जा सकता है कि उसका जो आशय है वह हावड़ा में स्थित मकान को बेचने का था। यदि आ का मकान कोलकाता या हावड़ा दोनों स्थान पर स्थित होता तब यह साक्ष्य नहीं दिया जा सकता था कि उसका आशय हावड़ा में स्थित मकान को बेचने के लिए था, क्योंकि दस्तावेज की भाषा और विद्यमान तथ्य दोनों ही स्पष्ट होते। क्या कह रहा है कि अगर ये इस मामले में जो आ है वह लिखित में ब को करार करता है कि वह कोलकाता में स्थित अपना मकान बेचेगा, यद्यपि उसका हावड़ा में मकान था, कोलकाता में कोई मकान नहीं था, तो इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है कि उसका आशय जो हावड़ा में मकान है उसको बेचने के लिए है। लेकिन अगर उसके पास हावड़ा और कोलकाता दोनों जगह मकान होता और वह कोलकाता में स्थित मकान बेचने के लिए करार किया जाता तो इस बात का साक्ष्य नहीं दिया जाता कि उसका आशय हावड़ा में स्थित मकान को बेचने के लिए था। मतलब यह है कि अगर दोनों जगह मकान होता और वह ऐसा दस्तावेज बना लिखित में देता कि उसका कोलकाता में स्थित मकान को बेचने के लिए है तो उसी मकान को बेचने के लिए होगा। इसके विपरीत साक्ष्य नहीं दिया जाएगा कि उसका आशय हावड़ा में स्थित मकान को बेचने के लिए था। तो कह रहा है कि लेकिन इसमें क्या था कि उसका एक ही मकान था जो कि हावड़ा में था, कोलकाता में नहीं था, तो इस बात का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि उसका आशय जो था वो कोलकाता में नहीं बल्कि हावड़ा में मकान को बेचने के लिए था। अतः प्रस्तुत मामले में धारा 95 के अनुसार यह साक्ष्य दिया जा सकेगा कि पक्षकारों का आशय हावड़ा में स्थित मकान को बेचने के लिए था। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आपकी जो भी वीडियो लोड हो आपको तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।